इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 के बारे में यानी ग्रेविटेशन के बारे में। जानेंगे कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। फिर हम लोग केप्लर्स लॉ भी जानने का प्रयास करेंगे, थोड़ा बहुत बेसिक। उसके बाद जानेंगे कि आखिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, फ्री फॉल, प्रेशर और थ्रस्ट के बारे में भी जानेंगे। तो इस चैप्टर में कुछ कुछ आपका बेसिक्स क्लियर होगा और आप ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे अर्थ के, ये हमारा अगर अर्थ है ना, ये अगर हमारा अर्थ है तो इसकी राउंड 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 एक मून घूमता रहता है। ठीक है, अब अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमता है और मून उसके अराउंड घूमता है। आखिर ये सब जो चीज़ें घूमती हैं, तो ये घूमने के साथ में ऐसा तो हो नहीं सकता है कि इसके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा हो। अगर मान लो कि फोर्स नहीं लगेगा तो ये तो घूमेगा ही नहीं उस तरह ना। ना तो ये सर्कुलर घूमेगा और ना ही ये एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक समझो कि लेट्स से कि ये एक बॉल है, ठीक है, और ये एक मैग्नेट है। ये मैग्नेट है और ये एक आयरन है, बॉल नहीं, आयरन बॉल है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये इसी का पेरीफेरी में रहेगा, यानी कि इसी का एरिया में रहेगा, ये इससे दूर तो नहीं जाएगा। अब क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि मैग्नेट और आयरन के बीच में एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार अर्थ, मून, प्लैनेट्स, स्टार्स, सब के बीच में एक दूसरे को वहाँ पे रखने के लिए, उस एरिया में घुमाने के लिए एक दूसरे के ऊपर फोर्स लग रहा है। अब जो ये फोर्स लग रहा है, जो हम लोगों को नहीं दिखता है, ना प्लैनेट्स को दिखता है ना किसी को दिखता है, उस फोर्स का नाम आइजैक न्यूटन साहब ने दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग इस चैप्टर में उसी फोर्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स आखिर होता क्या है और ग्रेविटेशन क्या होता है। तो देखो, आप कभी भी जब बैट बॉल खेलते हो या क्रिकेट खेलते हो जब भी, ठीक है, तो क्रिकेट खेलने में मान लो कि एक शॉट बॉल आया और आपने मारा एकदम ऊपर, ठीक है, बॉल बहुत ऊपर मारा और चला गया वो सिक्स के लिए। लेकिन जब वो बॉल ऊपर जा रहा है तो वो बॉल नीचे भी आएगा, है ना। यहाँ से अगर आपने बैटिंग किया और यहाँ से अगर आपने शॉट मारा तो ये बॉल ऊपर जाएगा फिर नीचे भी आएगा। क्लियर? अब ये बॉल जब ऊपर जाएगा तो इसको नीचे आने का क्या ज़रूरत था? अगर ये बॉल ऊपर से, अगर ये बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, दैट मीन्स कोई ना कोई फोर्स तो है जो इसको नीचे की ओर लाने का प्रयास कर रहा है, तब ना ये बॉल नीचे आ रहा है। तो इसी फोर्स को हम लोग कह सकते हैं ग्रेविटेशन। तो यही सेम चीज़ आइजैक न्यूटन को तब पता चला जब वो बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे। ठीक है, एक पेड़ के नीचे आइजैक न्यूटन साहब बैठे हुए थे और उन्होंने देखा कि एक सेब ऊपर से नीचे गिर गया, एप्पल ऊपर से नीचे गिर गया। तो आइजैक न्यूटन साहब ने सोचा कि यार ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो उसके बाद ये उन्होंने डिस्कवर किया कि आखिर ये जो एप्पल नीचे गिरा ना, ये एक फोर्स के कारण गिरा और इसी फोर्स को उन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशन। फिर जब आगे स्टडी करा, उन्होंने बहुत पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च वगैरह किया, तो उन्होंने सोचा कि इसी टाइप का फोर्स, जिस टाइप में सेब ने, जिस टाइप से सेब जो है यानी कि एप्पल जो है वो ज़मीन पे आ गया, जो फोर्स उसके लिए जिम्मेदार है, वही फोर्स हमेशा सन, मून, अर्थ के बीच में जिम्मेदार है। यानी कि अर्थ जो है वो सन को अपने आसपास में रखता है। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा फोर्स होगा जो अर्थ लगा रहा है मून पे अपनी ओर खींचने के लिए। ठीक है, तब ना वो अट्रैक्शन है, तब ना वो मून जो है वो सन के पास है। तो आइजैक न्यूटन साहब ने भी सेम सोचा कि ये निश्चित ही कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो कि अर्थ लगा रहा है मून पे और मून लगा रहा है अर्थ पे, तब ना दोनों आपस में इंटैक्ट हैं और एक दूसरे के लाइन पर हैं। तो उन्होंने बताया कि यही फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है और यही जो है वो ग्रेविटेशन है। अच्छा, तो अब हम लोग एक छोटा सा एक्टिविटी कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, आप जो है एक धागा ले लो, थ्रेड ले लो और यहाँ पर एक स्टोन लगा दो और इसको ऐसे घुमाओ सर्कल में। ठीक है, जब तक आप घुमा रहे होगे तो देखोगे कि ये जो धागा है, ये जो स्टोन है, ये आपको हिट नहीं करेगा, ना ही ये दूर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे जो है वो फोर्स लग रहा है और उतना ही फोर्स लग रहा है जितना उसको ज़रूरत है। ना तो वो नीचे आपकी तरफ आ रहा है, ना वो दूर जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब उसमें उतना ही फोर्स लग रहा होगा। यानी कि लेट्स से कि ये कोई अगर आपका स्टोन है, ठीक है, ये अगर कोई स्टोन है, अब ये अपने जगह से हिल नहीं रहा है, इसका मतलब इस साइड भी उतना ही फोर्स लग रहा होगा जितना कि इस साइड में फोर्स लग रहा है। या फिर
इस साइड में उतना ही फोर्स लग रहा होगा जितना कि फोर्स इस साइड में लग रहा है। जब टग ऑफ वार देखते हो ना, टग ऑफ वार, मान लो कि इधर पाँच पाँच आदमी है, इधर पाँच आदमी है, ये कहीं हिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये पाँच आदमी का फोर्स, ये पाँच आदमी का फोर्स इक्वल है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्टोन को बच्चे की ओर खींचने का जो फोर्स है वो इक्वल होगा स्टोन को दूर करने का फोर्स, इसलिए ये यहाँ पर इसी पाथ में घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। ठीक है, ना तो ये बच्चे की तरफ आता है या ना ही ये दूर जा रहा है। अब जो फोर्स बच्चे की ओर आ रहा है, यानी कि जो फोर्स सेंटर की ओर आ रहा है, यहाँ पे देखो, ये जब सर्किल आप बनाओगे, ये एक सर्कल है, इनफैक्ट सर्कल नहीं है, ये एक इलिप्टिकल पाथ है। ठीक है, यहाँ पर इसका सेंटर है। ठीक है, अब एक फोर्स इधर की ओर आ रहा है, एक फोर्स इधर की ओर जा रहा है, तब ना ये बीच पाथ में घूम रहा है। तो ये फोर्स जो कि सेंटर की ओर आ रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और जो फोर्स दूर की ओर जा रहा है इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे देखो, ये सेंटर सीकिंग, सेंटर को देख रहा है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और जो दूर की ओर जाने का प्रयास करता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब सेम चीज़ आप समझो कि ये अगर हमारा अर्थ है और ये अगर हमारा मून है। ठीक है, यहाँ पे अर्थ को आप समझो कि ये एक इंसान है। ठीक है, और मून को समझो कि एक इनविजिबल थ्रेड है, एक इनविजिबल धागा है जो कि मून को पकड़े हुए है। अब जो मून घूम रहा है एलिप्टिकल पाथ में, ये जरूर को एक फोर्स है जो कि अर्थ की ओर जा रहा है, यानी कि सेंटर की ओर आ रहा है। यानी अर्थ जो है वो मून पे फोर्स लगा रहा है जो कि अर्थ के सेंटर की ओर आना चाह रहा है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगी रहा है मून पे, तब ना ये इसी राउंड में घूम रहा है। अब उतना ही सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है जितना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी हमने बताया, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने बताया वो बराबर होगा, तब ये एक अपना पाथ में घूम रहा है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि मून जो अर्थ जो है वो मून पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है, यानी अपनी ओर खींचने का एक अट्रैक्शन लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अगर ऐसा फोर्स होता ही नहीं तो ये राउंड राउंड घूमता ही नहीं, बल्कि वो सीधा घूमता। ठीक है, सीधा वो चला जाता। आप देखो, बहुत, अगर आप शायद जानते होगे या नहीं जानते हो, आई डोंट नो, बट आप समझो कि ये अगर अर्थ है, ठीक है, और मेटियोर्स जब आता है तो मेटियोर्स पे उतना ज़्यादा इसका फोर्स नहीं लगता है कि मेटियोर्स जो है वो सर्कल में घूम सके, इसलिए मेटियोर्स एकदम सीधा लाइन में चला जाता है, क्योंकि उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं काम करता है उतना, इसका अर्थ का उतना सेंट्रीपिटल काम फोर्स काम ही नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए वो टेंजेंट में जाता है। अब टेंजेंट क्या होता है, तो ये जो है टेंजेंट 10 क्लास में आप लोग पढ़ोगे, ये सर्कल होता है, और सर्कल का एक कोई भी पॉइंट को टच करता हुआ स्ट्रेट लाइन, ऐसा भी टेंजेंट हो सकता है, ऐसा भी टेंजेंट हो सकता है। ठीक है, तो टेंजेंट कोई भी हो सकता है, यानी कि ये यहाँ पर टेंजेंट बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, यानी कि एक पॉइंट को टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन जाएगा किसी भी सर्किल का, तो उसको बोलेंगे हम लोग टेंजेंट। तो अब समझ में आया कि वो जो ट्री था उससे जो एप्पल गिरा तो वो अर्थ की ओर क्यों आया, क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है, अपनी सेंटर की ओर एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो जो मतलब सेब था वो जो है डायरेक्ट जमीन की ओर आ गया। तो हम लोगों ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, लेकिन सेकेंड, इनफैक्ट थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुरूप, मतलब अनुसार, जो एप्पल है वो अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है उसको, एप्पल को, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार एक्सलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, तो इसका मतलब जो है एप्पल, यानी कि अभी सेब का जो मास है वो बहुत छोटा है। अर्थ का मास अगर मान लेते हैं कि 1000 kg है, ठीक है, तो जो एप्पल था उसका मास 10 ग्राम होगा, लेट्स से। ठीक है, अब जब हम लोग देखते हैं कि एप्पल का मास बहुत कम है, इसलिए हम लोग समझते हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि एप्पल के अराउंड जो है अर्थ नहीं घूम रहा है। क्यों नहीं घूम रहा है, क्योंकि अर्थ का भी तो मास होना चाहिए ना, अर्थ का भी तो वजन बहुत होना चाहिए ना, तब ना जाकर के वो एप्पल के अनुसार अर्थ के अनुसार घूमेगा। सॉरी, एप्पल का वजन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए वो अर्थ के अनुसार अनुरूप घूमेगा या उसका सर्कल में घूमेगा। अब यही सेम लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम में क्या हो रहा है, ये अगर हमारा अर्थ है, लेट्स से ये अगर हमारा अर्थ है, मून है, मून जो है वो सर्कल में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, क्योंकि मून का भी तो कुछ अच्छा खासा मास है, मान लो 1 किलो या 10 किलो मास है। अगर अर्थ का मास 1000 kg है तो इसका मास भी 10 किलो है, और हमारा एप्पल का मास कितना था, 0.1 ग्राम या 1 ग्राम, बहुत कम, इसलिए इसके पास भी इतना अच्छा खासा मास है, अच्छा खासा इसका वजन है, इसलिए
ये अर्थ के अराउंड घूम सकता है सर्कल में, क्योंकि ये जो है इसके पास मास बहुत है, इसलिए इसके पास फोर्स भी काफ़ी है। क्योंकि देखो अर्थ जो है वो अपनी ओर तो मून को खींच ही रहा है, बट मून भी तो अपनी ओर खींचेगा ना। जैसे समझो, ये अगर अर्थ है, ये अगर मून है, ये अर्थ क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन मून भी तो अर्थ को अपनी ओर खींचेगा ना। ये अलग बात है कि इसको खींच नहीं पाएगा, बट थोड़ा बहुत तो खींचने का प्रयास करेगा ही, क्योंकि इसका मास भी अच्छा खासा है, इसका वजन भी अच्छा खासा है। इसलिए मून जो है वो अपने जगह पर रहता है और वो सर्कल में घूम रहा होता है। ठीक है, सेम चीज़ आप लगा सकते हो कि सन पे, सन बहुत बड़ा है, लेट्स से इतना बड़ा अगर सन है तो हमारा अर्थ इतना बड़ा है। अब सन क्या कर रहा है, अर्थ को अपनी ओर खींचना चाह रहा है, बट अर्थ का मास भी थोड़ा बहुत है, इसलिए अर्थ जो है उस सन को अपनी ओर खींचना चाह रहा है। अब ये जो दोनों का फोर्स है, इस फोर्स के कारण अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगा रहा है, क्योंकि सन का मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अर्थ के कंपैरिजन में। तो हम लोगों ने देखा कि सेब जो है वो भी गिर रहा है नीचे, अर्थ जो है सेब को भी अट्रैक्ट कर रहा है, और मून, सन, अर्थ वो सब भी अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को। तो इससे न्यूटन बाबा ने बोला कि दुनिया भर में, यूनिवर्स में, ठीक है, यूनिवर्स में हर चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और जो फोर्स इसके पीछे काम कर रहा है, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको उन्होंने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। जैसा कि न्यूटन बाबा ने बोला कि यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब जो वो अट्रैक्ट करता है, हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ में जाना था कि फोर्स इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। तो सॉरी, एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अब हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकालने वाले हैं। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकालने के लिए दो चीज़ ले लेते हैं, लेट्स से, अच्छा यहाँ से आप देखो ये अर्थ है मान लेते हैं, ठीक है, ये अर्थ है और ये हमारा मून है। अब ये देखो छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। इन दोनों के बीच का लेट्स से डिस्टेंस जो है वो डी है, मान लेते हैं। अभी डी को आप कुछ भी ले लो, 1000, 10, कुछ भी ले सकते हो, तो डी है। इन दोनों के बीच का जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इसका मास, मान लेते हैं कि इसका मास ये m है, यानी कि ये वाला m, और इसका मास m है, तो यानी कि ये वाला m। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि F इज इक्वल टू एम ए। इससे क्या समझ में आया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये जान सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका मास और इसका मास, यानी कि ये और ये, ठीक है। अब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर बिटवीन देम, यानी कि F जो है वो जैसे जैसे F बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस घटेगा इसका, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स घटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर ले लेते हैं, डी स्क्वायर, और F को हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे दिखाएंगे कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस घटते जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे फोर्स घटते जाएगा। तो इक्वेशन ऊपर वाला और ये वाला दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, फोर्स, यहाँ से देखो फोर्स क्या बन जाएगा, दोनों इक्वेशन अगर मिलाएंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम, यहाँ से ले लिए, और बाय 1 था तो ये वाला हम लोग यहाँ से कर देंगे, यानी कि 1 इंटू ये, तो ये आ गया, और डी स्क्वायर इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम बाई डी स्क्वायर। अब हम लोगों ने पहले भी जाना था कि जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू लगा दिए तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दिए जिसका नाम है क्या, g। अब g को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो हम लोग का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट निकल गया। अब हम लोग अगर अर्थ और मून को माथे में ले लें, मतलब उसका सब कुछ निकाल लें, तो हम लोग निकालने के बाद ये देखते हैं कि जी का जो वैल्यू है वो होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलो स्क्वायर। अब आप समझो कि जैसे हम लोगों ने बात किया कि यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब हर इंसान दूसरे इंसान को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। हर जो आपका टेबल है वो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ टेबल को अट्रैक्ट कर रहा है, कुर्सी, एक कुर्सी दूसरे कुर्सी को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये दोनों लड़ता क्यों नहीं है, अगर इतना ही अट्रैक्ट कर रहा है तो जा करके चिपक जाए। अब चिपकता क्यों नहीं है, क्योंकि देखो जी का जो वैल्यू है ना वो बहुत कम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है, 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि बहुत ज़्यादा ही कम है।
तो अब हमारे पास आ गया एक इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या है कि मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है इतना, मून का दिया हुआ है इतना, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है इतना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट तुमको पता ही है। अब हमको निकालना है इन दोनों के बीच का फोर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देंगे। और क्या करेंगे, तो देखो डायरेक्ट जब हम लोग फार्मूला पुट किए तो पुट करने के बाद क्या आया, सारा फार्मूला यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया, तो आंसर आया 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन। यानी कि जो अर्थ है वो मून पे इतना फोर्स जाकर के डायरेक्ट अपना दे रहा है, मतलब कि वो डायरेक्ट उसको इतना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। सोचो कितना बड़ा फोर्स है ना। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत ये जान लिया। अब थोड़ा सा हट के जान लेते हैं केप्लर्स लॉ। ठीक है, तो देखो होता क्या है, एक एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोहानेस केपलर। उन्होंने 3 लॉ निकाला। ठीक है, 1600 के आसपास में उन्होंने 3 लॉ निकाला। इसको बोलते हैं हम लोग केपलर्स लॉ। पहला लॉ क्या था, तो पहला लॉ था कि ऑर्बिट ऑफ अ प्लानेट, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लानेट, यानी कि जो प्लानेट अपना ऑर्बिट में घूम रहा है, एक पाथ में घूम रहा है, एक इक्लिप्स में घूम रहा है, और सन उसका फोकस में है, एक फोकाई में है। ठीक है, यानी कि उन्होंने ये कहा कि ये देखो, अगर ये देखो, अगर इसमें आप ओ समझो कि ओ जो है वो सन है, तो प्लैनेट जो है वो इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है। ये सर्कुलर पाथ नहीं है बल्कि ये इलिप्टिकल पाथ है। इलिप्टिकल कुछ ऐसा होता है, तो इस पाथ में घूम रहा है, घूमते रहता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये बताया कि द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। दस इफ द टाइम ऑफ ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी इज द सेम एज दैट फ्रॉम सी टू डी, देन द एरिया ऑफ इतना आर इक्वल। यानी कि उन्होंने ये बताया कि मान लो, आप मान लो ज़रा सा, कि अगर एक प्लैनेट यानी कि ए से बी जाने में आपको 5 घंटा लग रहा है, ठीक है, 5 घंटा लग रहा है, तो ओ ए बी इक्वल होगा किसका, सी और डी का, अगर इसको जाने में भी आपको 5 घंटा ही लगता है। यानी कि अगर सी और डी जाने में आपको जितना भी टाइम लग रहा है, लेट्स से कि 10 लाइट ईयर्स, ठीक है, और ए से बी जाने में भी आपको 10 लाइट ईयर्स लग रहा है, तो ओ ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ओ सी डी, इन दोनों का एरिया। ठीक है, क्लियर बात। थर्ड नंबर पे उन्होंने बताया जो मीन डिस्टेंस होगा, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लानेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड टी। यानी कि जो एक प्लानेट डी से लेकर के सन के बीच में जो भी मीन डिस्टेंस बनेगा, उसका क्यूब प्रोपोर्शनल, उसका क्यूब और जो ऑर्बिटल पीरियड बनेगा सन का, उसका स्क्वायर, वो दोनों जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट निकलेगा। तो ये था थोड़ा सा केपलर्स लॉ। अब इसी केपलर्स लॉ का यूज़ करके आइजैक न्यूटन ने ये निकाल लिया कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होता है, एंड ग्रेविटेशनल पुल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या, इन्वर्स स्क्वायर का क्या सीन है। जब हम लोग देखें एफ इज इक्वल टू, तो जब हम लोगों ने देखा कि एफ इज इक्वल टू, जब हम लोगों ने देखा कि एफ इज इक्वल टू 1, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d², तो वो कहाँ से निकला था, वो निकला था अपना केपलर्स लॉ से। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। कि सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि हाँ, ये ऐसा फोर्स है जो हम लोगों को अर्थ से बाइंड करके रखा है। सोचो अगर ग्रेविटेशन ही नहीं होता तो हम लोग ज़मीन पे चल ही नहीं पाते। ठीक है, मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, ये भी ग्रेविटेशन से ही हो रहा है। ठीक है, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, सन के अराउंड जो प्लैनेट्स घूम रहा है वो भी ग्रेविटेशन से ही हो रहा है। जो टाइड्स आते हैं, टाइड्स आने का देखो सीन क्या है ना, कि मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, और ये सन है और ये मून है। अब जब दोनों एक पाथ में आ गया तो टाइड्स ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और इसका भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। ये दोनों क्या कर रहा है, अर्थ को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी टाइड आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा सीन आएगा जब मून यहाँ पे आ जाएगा और अर्थ जो है यहाँ पे रहेगा, तो उस टाइम पे क्या करेगा, मून भी अर्थ को अपनी ओर खींचना चाहेगा, इसलिए यहाँ पर टाइड्स आ जाता है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या इंपॉर्टेंस था कि टाइड्स जो है वो मून और सन के कारण ही आता है। अब हम लोग समझ लेते हैं फ्री फॉल के बारे में। तो देखो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर आ रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन के कारण, तो उसको बोलेंगे हम लोग फ्री फॉल। इसका एग्जांपल आप समझ लो कि अर्थ है, मेटियोर्स आ रहा है ऊपर से, बोलते हैं ना टूटता हुआ तारा, है ना। तो टूटता हुआ तारा क्यों आ रहा है, क्योंकि अर्थ का जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसको अपनी ओर खींच रहा है।
नीचे उसको आने के लिए सिर्फ और सिर्फ अर्थ का सेंट्रीपिटल फोर्स ही जिम्मेदार है उसको अपनी ओर खींचने के लिए। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है। अब जब फ्री फॉल होगा, ये इंपॉर्टेंट है सुनना, जब फ्री फॉल होगा तो उसका डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो टूटता हुआ तारा वो क्या होता है, डायरेक्ट अर्थ की ओर आता है। ठीक है, मिटियोर जो है वो डायरेक्ट अर्थ की ओर आता है, लेकिन उसका वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। अब जब उसका वेलोसिटी में चेंज होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व्स एक्सेलरेशन। तो जैसे उसमें वेलोसिटी में चेंज होगा उसका एक्सेलरेशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब ये एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है, क्योंकि उसी के कारण ना वो नीचे आ रहा है, वही ना वो होता है फ्री फॉल। अब ये जो एक्सेलरेशन हुआ यानी कि ये जो वेलोसिटी में उसका चेंज हुआ, इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, जिसको कि हम लोग छोटा वाला जी बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग छोटा वाला जी बोलेंगे। पहले जो हम लोगों ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट पढ़ा उसमें बड़ा वाला जी और इसमें छोटा वाला जी। अब समझो कि ये जो छोटा वाला जी है ये असल में क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, और ऊपर से इक्वेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि F इज इक्वल टू, जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट निकाला था ना, F इज इक्वल टू जी और m1 m2, ठीक है, बाय डी स्क्वायर, यही ना था। तो अब हम लोग उसी चीज़ को नीचे लेते आते हैं। अब हम लोग समझ सकते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, यानी कि ए यहाँ पर क्या है, जी है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू एम जी लिख सकते हैं। अब एम जी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्या था, जी इंटू m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर। यहाँ पर F को हम लोग क्या कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए एम जी से। जी क्यों आया, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन को हम लोग जी लिख सकते हैं, तो इसलिए ए के बजाय जी लिख दिए। अब जी जब लिखे तो हम लोगों ने क्या किया, एम को इधर लेते आया, छोटा वाला एम था, छोटा वाला एम से कट गया, इसलिए आंसर क्या बना, जी इज इक्वल टू बड़ा वाला एम बाय डी स्क्वायर। अब बड़ा वाला एम क्या होता है, तो बड़ा वाला एम जो है मास ऑफ द अर्थ होता है। डी क्या होता है, डी होता है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द अर्थ। अब जब हम लोग ये सब समझ गए तो अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देंगे। तो वैल्यू पुट में जाने की मान लेते हैं कि कोई ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ के सरफेस के पास है। ठीक है, अब उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ के सरफेस का, मान लो एकदम सरफेस पे कोई है चीज़, ये इसका, अब ये अर्थ क्या चाह रहा है कि इसको अपनी ओर खींचेंगे, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, जो इसका रेडियस है, ये सर्कल है, अर्थ क्या है, एक सर्कल है, स्फेरिकल है बट सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ पे स्फेरिकल है तो इसका रेडियस क्या हो गया, आर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम एम तो हम लोग का कट गया था पहले से, यहाँ से एम एम तो खत्म हो गया, तो जी इज इक्वल टू एम बाई आर स्क्वायर। आर कौन सा, कि अर्थ का रेडियस। ठीक है, अब हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग ये जानेंगे कि इसका आंसर आ जाएगा, वैल्यू पुट करना यानी कि जी का वैल्यू ये पुट कर दिए, एम यानी कि अर्थ का जो मास था वो निकाले, आर यानी कि अर्थ का जो रेडियस था वो पुट कर दिए, तो काट छाट करने के बाद आंसर आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखो एक्सेलरेशन क्या क्या होता है, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये जो माइनस दिया हुआ है इसका मतलब है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसलिए एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, 9.8 इंटू 10⁻, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको देखने जब आप न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो इसमें इसको 10 कर दिया जाएगा, ताकि आप इजीली उसको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सको। ठीक है, तो इसको 9.8 एक्चुअल वैल्यू है, बट 10 इसको कह सकते हो आप। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होगा जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में होगा। हम लोगों ने पढ़ा कि एक होता है ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन जो नीचे आ रहा है, और एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ का यानी कि 6.673 इंटू 10⁻23 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो उसके इन्फ्लुएंस में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ऑब्जेक्ट का मोशन आखिर है क्या। वो जानने से पहले एक छोटा सा हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, एक छोटा सा एक्टिविटी ले लेते हैं। एक छोटा सा आप शीट ऑफ पेपर ले लो और एक स्टोन ले लो। अब दोनों को क्या करो आप कि ऊपर से यानी कि अपने छत से या फिर कोई एक टेबल से दोनों को, या फिर अपने हाथ से बस उसको ड्रॉप कर दो, और देखो कि क्या पत्थर और शीट ऑफ पेपर दोनों साथ में आता है। तो आप देखोगे कि जो पत्थर है वो जल्दी ज़मीन पे आ जाता है, और जो शीट ऑफ पेपर है वो पहुंचने में, वो ज़मीन पे पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा लेट करता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस हो रहा है, यानी कि हवा के कारण जो पेपर है वो हवा में तैर रहा है। ठीक है, हवा में फ्लोट कर रहा है, इसलिए वो ज़मीन पर नहीं आता।
अब आप दूसरा एक्सपेरिमेंट करो, उसमें क्या करो, ग्लास रखो, एक ग्लास का जार रखो जिसमें हवा नहीं हो, और वहाँ पे एक पत्थर और एक पेपर, शीट ऑफ पेपर, दोनों को वहाँ से ऊपर से छोड़ दो। फिर देखो कि क्या दोनों साथ में नीचे आ रहा है। तो जब आप ऐसा देखोगे, मतलब जार में करके खुद से देखना मजा आएगा। जब आप ये करोगे तो आप देखोगे कि जो पेपर है और जो पत्थर है वो दोनों साथ में नीचे आएगा। ठीक है। लेकिन हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, जब हम लोग जी के बारे में बात कर रहे थे, कि जी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है। अब एक्सेलरेशन कब होगा, फ्री फॉल में, यानी कि जब ऊपर से सिर्फ ग्रेविटी, यानी कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, उसके कारण अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसमें क्या काम करेगा, जी काम करेगा। जी काम करेगा यानी कि एक्सेलरेशन होगा, यानी कि उसका मोशन में, उसका वेलोसिटी में चेंज आएगा। ठीक है। और इस एक्टिविटी में हमने देखा कि पेपर और स्टोन दोनों साथ में ज़मीन पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो जी है वो मास से, यानी मास यानी कि जो पत्थर का मास था और जो यहाँ पर पेपर का मास था, उससे वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि उसके मास पे कोई फर्क सॉरी, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी स्टोरी पे गैलीलियो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक अलग अलग ऑब्जेक्ट को लीनिंग टावर ऑफ पीसा से, यानी कि जो इटली में है, वहाँ से ड्रॉप किया। तो उन्होंने देखा कि जो जी है वो अर्थ के ज़मीन पे कांस्टेंट रहता है। ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम टाइम पर जो है ज़मीन पे आ रहे हैं। अब हम लोगों ने ये पढ़ा कि जी जो है वो एक्सेलरेशन है। ठीक है। हम लोगों ने ये जान लिया। लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा कि जी जो है वो अर्थ के नीचे, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो लगभग कांस्टेंट है। उसका क्या था वैल्यू, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। क्योंकि अर्थ जो है वो लगभग यूनिफॉर्मली शेप्ड है, और वो जो जी होता है वो यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड है, यानी कि एक साथ वो एक्सलरेशन करता है, यानी कि एक ही तरह से करता है। ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग जी के जगह पर ए लिखें, एक्सलरेशन लिखें, तो ये बात सही हो जाएगा। अब हमारे पास, हमने क्लास 9 में ही पढ़ा था इक्वेशन, v इज इक्वल टू, मोशन वाले चैप्टर में, चैप्टर 8 में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि यहाँ पर ए की जगह क्या कर सकते हैं हम लोग, जी लगा सकते हैं। ठीक है। तो इससे हम लोगों को क्या प्रूव करना था, यहाँ पर क्या निकालना था हम लोग को, मोशन निकालना था, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये सब निकालना था। तो हम लोग इस इक्वेशन पे अगर चलेंगे कि v यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, अब ए की जगह पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे g लगा सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस g और प्लस t, यानी कि टाइम टेकन। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। अब उसका एग्जाम्पल आप एक देखो छोटा सा, कि कौन सा एग्जाम्पल देखोगे, ये एग्जाम्पल देख लो। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, 10 मीटर ऊपर फेंक देता है, और उसके बाद हम लोग को कैलकुलेट करना है कि उसका वेलोसिटी नीचे आते समय क्या होगा। ठीक है। उसका वेलोसिटी ऊपर जाते समय क्या होगा, और जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तब उसमें कितना टाइम वो लिया होगा। तो उसके लिए हम लोग को दूसरा इक्वेशन लगाना पड़ेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस 2as। अब भी हमारा फाइनल वेलोसिटी, जब वो ऊपर जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। डिस्टेंस कितना वो ट्रैवल कर रहा है ऊपर जाने के लिए, 10 मीटर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, v इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू हमारा इनिशियल वेलोसिटी है जो कि हमको पता नहीं है। अब ए की जगह पर हम लोग जी यूज़ करेंगे, ए की जगह पर हम लोग जी यूज़ करेंगे तो 9.8 हो जाएगा। अब ऊपर जा रहा है यानी कि वो नेगेटिव में हो जाएगा। नीचे हमेशा जी क्या करता है, अपनी ओर नीचे की ओर खींचता है, इसलिए नीचे जाएगा तो पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो वो नेगेटिव। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जब पुट करेंगे आंसर, तो हमारा यू का वैल्यू आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो इस तरह से बनेगा। अब हम लोग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, एक होता है मास, एक होता है वेट। हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है उसका इनर्सिया मेज़र करता है, यानी कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट में है तो उसका मास हम लोग उसका रेस्ट के हिसाब से पता करेंगे। अगर वो मोशन में है तो हम लोग उसका मास जो है वो मोशन में दिखेंगे। ठीक है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसका इनर्सिया होगा। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो कि ये अर्थ है हमारा और ये हमारा मून है। ठीक है। अगर अर्थ में किसी भी ऑब्जेक्ट का मास लेट्स से कि 5 यूनिट है, तो वो मून पर भी 5 यूनिट ही रहेगा। ठीक है। वो यानी कि मास जो है वो जी से इंडिपेंडेंट होता है, जी का उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मास
का जी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मास जो है वो जी से इंडिपेंडेंट है और उसका हर जगह सेम ही होगा, चाहे आप कहीं भी ले जाओ उसको, अर्थ पे रखो चाहे मून पे रखो। अब आपको ये तो पता ही होगा कि मून का जो जी होता है या मून का जो ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन होता है वो अर्थ से बहुत कम होता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं वेट के बारे में। वेट जो है एक फोर्स है, ठीक है। वेट जो आप वेट नापते हो ना, इसका मतलब है जैसे कि आप वेइंग मशीन पे चढ़े तो वो उसका मतलब ये होता है कि कितना फोर्स से ज़मीन आपको अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है। फोर्स यानी कि जो आपका मास है जो आपके अंदर भरा हुआ है, और एक्सलरेशन यानी कि जी, ठीक है। तो इसलिए m इंटू जी उसको हम लोग वेट बोलते हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। जो आपका वजन है, फॉर एग्जांपल आपका 50 केजी वजन है, ठीक है। तो इसका मतलब जो अर्थ है आपको वो 50 किलो के हिसाब से आपको अर्थ जो अपनी सेंटर की ओर खींच रहा है, अर्थ की तरफ आपको खींच रहा है, ठीक है। दैट इज़ वेट। अब मास जो है वो आपके अंदर में क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अंदर में इंटेस्टाइन है, आपके अंदर में पेट है, स्टोमक है, ठीक है, लीवर है, तो जब आप मून पे जाओगे तो भी आपका तो वही ना रहेगा, लीवर स्टोमक वो सब तो रहेगा ही। सेम चीज़ है, सेम चीज़ है। आप इससे ज़्यादा हल्का नहीं बता सकते भाई, बहुत ज़्यादा हल्का बता दिए। तो वेट तो हो गया है ना, वेट समझ में आ गया। अब वेट का जो एसआई यूनिट है उसको हम लोग न्यूटन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक फोर्स है। क्लियर। अब जब हम लोगों ने देखा कि फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू जी, यानी कि वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी किया, तो वेट जो है क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है, ठीक है। इसका मतलब जब जब मास सेम होगा तो अगर ग्रेविटी को, अगर जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगर अर्थ में जहाँ जहाँ जाओगे तो ग्रेविटी जहाँ जहाँ पर सेम रहेगा और मास जहाँ जहाँ पर सेम रहेगा तो आपका वेट बराबर दिखाएगा, सेम दिखाएगा। लेकिन जब आप मून में चले जाओगे तो मून में जाने के बाद क्या होता है, जी जो है वो अर्थ के जी का 1/6 होता है, तो वहाँ जाओगे तो आपका वेट भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये इसी के बारे में बात करता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखो, पहले हम लोग जी निकालते हैं। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून क्या होगा, 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ। अगर आपका अर्थ पे वेट 60 किलो है तो मून पे जो वेट है वो आपका हो जाएगा कितना, वो आपका हो जाएगा 50 किलो, ठीक है। 1/6 यानी कि हाँ 50 kg, ठीक है। जैसे ये हम लोग को निकालने के लिए क्या चाहिए था, वेट ऑफ मून। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगा देंगे, जो सब कोई लगाता है। ऐसे अर्थ जो है वो मून को खींचने के लिए कर रहा है, मून अर्थ को खींचने के लिए कर रहा है, वो तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। उसके बाद हम लोग को मून पे निकालना था तो मून का मास लगा दिए, फिर आपका जो मास है वो लगा दिए, ठीक है। और जो रेडियस होगा मून का उसका स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ पर वैल्यू पुट किए हम लोग, सारा वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद हम लोगों ने देखा कि जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून होता है और जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ होता है, यानी कि अगर आपका अर्थ पे वजन 60 किलो है तो मून पे वजन 10 किलो होगा, ठीक है। 1/6 होता है, आई एम सॉरी 50 किलो मैंने बोल दिया। देखो, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज़ द वेट ऑन अर्थ, तो मून पे 10 किलो है तो अर्थ पे कितना होगा, गुना 6 यानी कि 60 kg। क्लियर। ओह सॉरी, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 10 kg और वेट ऑन अर्थ यानी कि अर्थ में। अब हम लोग को अर्थ में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। निकालना क्या पड़ेगा तो पता ही है हम लोग को, ठीक है, कि 10 kg मास हो गया, वेट बराबर क्या होता था, m इंटू जी। 10 kg मास हो गया, ग्रेविटी कितना 9.8 यानी कि कितना हो गया 98 न्यूटन। क्लियर। अब दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल बताता है कि एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन व्हेन मेजर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर ऑन द। देखो, हम लोगों ने पता किया था कि 1/6 होता है, यानी कि 10 न्यूटन पहले दिया हुआ है। अब मून पे 10/6 हो जाएगा यानी कि 1.67। क्लियर। बहुत आसान था, शायद हमको आसान लग रहा है, पता नहीं आपको कैसा लग रहा है, बट आसान तो था। तो अब हम लोग जानते हैं थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो थ्रस्ट और प्रेशर आखिर होता क्या है, देखो, एक हम लोग एक छोटा सा सिचुएशन ले लेते हैं। देखो, आप जो है पोस्टर को लगाना चाह रहे हो या फिर एक प्रैक्टिकल द्वारा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हाँ देखो, आप जो है पेपर में पिन करना चाह रहे हो, ठीक है। पेपर में जो पिन है वो अंदर करना चाहते हो, बट आपके पास मोटा पिन है जो कि पेपर के अंदर नहीं जा रहा है। तो आप क्या करोगे, उस पिन का जो एरिया है वो कम कर दोगे और पिन के ऊपर में अपना फोर्स लगाओगे ताकि वो जो है पिन अंदर चला जाए पेपर के, ठीक है।
दूसरा एक सिचुएशन ये है कि आप लूज़ सैंड में, बहुत ज़्यादा ऐसा सैंड है जहाँ पर आप बहुत ही हल्का सैंड है और आप अंदर घुसे जा रहे हो, उस एरिया में उस टाइम पे आप क्या करना चाहोगे कि आपका जो जूता है वो काफ़ी बड़ा हो जाए ताकि उसका एरिया बढ़ जाए और आप सैंड पे आसानी से चल सको। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि फोर्स जो है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये देखो, ये सैंड है मान लो, और आप अगर यहाँ पर खड़े हो तो आपको क्या करना चाहिए, आप चल नहीं पा रहे हो तो आपका सरफेस एरिया बड़ा करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग ये देखते हैं कि डायरेक्टली परपेंडिकुलर हो रहा है। जो फोर्स ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलरली एक्ट करता है उसको बोला जाता है थ्रस्ट। ठीक है। जैसे कि लूज सैंड पे जब आप खड़े हो तो जो आपका बॉडी का वेट है वो उतना ही वेट लगा रहा है, उतना ही वेट लगा रहा है आपके पैर पे, आपके फीट पर। ठीक है। जो उसका फीट का एरिया है उस पर उतना वेट लगा रहा है और इसी को हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। अब प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर यानी कि थ्रस्ट यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स, यानी कि आपके एकदम, आप ऐसे खड़े हो ना, जैसे ज़मीन पे अगर आप खड़े हो, लेट्स से कि अगर ज़मीन पर आप ऐसे खड़े हो, ज़मीन पर अगर आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है इसी को थ्रस्ट बोलेंगे। और प्रेशर क्या होता है, इसी थ्रस्ट को बाय एरिया कर दो तो वो प्रेशर होगा। यानी कि मान लो कि आपका पैर पे जो आपका वजन है, ठीक है, आपका पैर मान लो कि उसका एरिया 10 है और आपका वजन मान लो 100 किलो है। ठीक है। तो प्रेशर कितना हो जाएगा, 100/10 यानी कि 10। ठीक है, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। यही अगर आपका वजन 100 kg ही रहा लेकिन आपका एरिया बढ़ गया, यानी कि आपका एरिया 10 से 100 हो गया, तब आपका प्रेशर कितना हो जाएगा, 1। तो आप आसानी से चल सकोगे। सेम चीज़ यहाँ पर सैंड में हो रहा था कि सैंड में आप चल नहीं पा रहे थे, तो आप क्या चाहोगे कि आपका जो पैर का एरिया है वो बड़ा हो जाए। जैसे ही पैर का एरिया बड़ा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा और आप आसानी से चल सकोगे। देखो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, यानी कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ सकता है। और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A या फिर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर कम होते जाएगा और जैसे जैसे प्रेशर कम होगा वैसे वैसे एरिया बढ़ते जाएगा। ठीक है। तो ये था ज़मीन पे प्रेशर के बारे में। अब प्रेशर इन फ्लूइड्स, यानी कि जो फ्लूइड है, जो जैसे पानी हुआ, ठीक है, जैसे हनी हुआ, ये सब फ्लूइड हो गया, तो वो भी आपस में प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो भी आपस में फोर्स एक्सर्ट करता है। और जितना भी लिक्विड और गैस है वो सारे फ्लूइड्स हैं। ठीक है। जितना ऑक्सीजन हो गया, जैसे जैसे पानी हो गया, जैसे हनी हो गया, सब फ्लूइड है। सबके पास अपना अपना वेट है, अपना अपना फोर्स है और वो अपना अपना, जैसे देखो, ये अगर हमारा कंटेनर है ना, अगर इसमें पूरा पानी भरा हुआ है तो ये पानी जो है वॉल्स पर प्रेशर लगा रहा है बाहर निकलने के लिए, नीचे भी लगा रहा है, इधर भी लगा रहा है, इधर भी लगा रहा है, हर तरफ लगा रहा है प्रेशर। ठीक है। प्रेशर किसी भी और मतलब इनफैक्ट ऑल डायरेक्शंस में हो सकता है, वो हर डायरेक्शन में हो सकता है। प्रेशर किस में, फ्लूइड में, यानी कि अगर गैस भी है, जैसे कि मान लो आपका सिलेंडर कुकिंग गैस है, ठीक है, कुकिंग गैस में जितना भी CNG आई थिंक ब्यूटेन वगैरह है, वो सारा फोर्स लगा रहा है किधर, वॉल्स की ओर, यानी कि सिलेंडर का वॉल्स की ओर। ठीक है। तो ये है अपना प्रेशर इन फ्लूइड्स। अब हम लोग जानते हैं बोयेंसी के बारे में। बोयेंसी क्या होता है, देखो, एक खाली सा बोतल ले लो, ठीक है, जब आप खाली सा बोतल लोगे, एक किसी भी बीकर में ले लो और उसको दबाओ नीचे, जैसे नीचे दबाओगे बहुत, तो उसको नीचे दबाने के बाद उसको छोड़ दो, देखना वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है। इसी को बोलते हैं बुयंसी। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही आप उसको नीचे दबा रहे हो तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अट्रैक्शन है, वो बोतल को नीचे की ओर खींच रहा है। ठीक है। तो बोतल नीचे चला गया, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ दिए, ठीक है, जैसे ही आप उसको छोड़ दिए तो वाटर जो है वो उसको ऊपर की ओर फेंकना चाहता है कि भाई तुम निकलो यहाँ से। अब जैसे ही वाटर उसको ऊपर फेंकना चाहता है तो बॉटल क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है। बॉटल ऊपर चला गया। तो ये कब था, जब आपका बॉटल में कुछ नहीं था। ओके। अब आप क्या करो, बॉटल में पानी भर दो पूरे अच्छे से और उसको बस छोड़ दो, देखो क्या होगा कि वो नीचे आके बैठ जाएगा। अब जब वो नीचे आके बैठा, इसका मतलब क्या होगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन तो उसको नीचे की ओर लेते आया, लेकिन पानी में इतना दम नहीं है कि वो ऊपर की ओर फेंक दे। ठीक है। कि पानी में इतना दम नहीं है कि वो ऊपर की ओर फेंक दे। लेकिन हल्का वाला बोतल में पानी तो ऊपर फेंक दिया है ना, पानी ने क्या किया, बॉटल को ऊपर फेंक दिया। अब इसी जो अपथ्रस्ट है, यानी कि जो ऊपर फेंक रहा है पानी, पानी जो बॉटल को ऊपर फेंक रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग बोयेंट फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, बोयेंट फोर्स। और सारे ऑब्जेक्ट, इनफैक्ट देखो, समुद्र में जब आप देखोगे, सी जो है, सी में इनफैक्ट शिप जो काम कर रहा है, शिप जो चलता है ना, वो बोयंसी पर ही काम करता है, क्योंकि शिप जो है वो
नीचे आना चाहता है, वो चाहता है कि शिप जो है वो चाहता है कि समुद्र के ज़मीन पे आ जाए, लेकिन समुद्र का पानी उसको ऊपर की ओर फेंक रहा है। बोल रहा है कि भाई तुम ऊपर रहो, क्योंकि तुम में उतना दम नहीं है कि हम तुमको नीचे अपने जगह पर दे सकें जगह। ठीक है। और ये जो बोयेंट फोर्स है ये हमेशा डेंसिटी पे डिपेंड करता है। फ्लूइड का डेंसिटी कितना है, अगर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा तो वो अंदर अपनी ओर ले लेगा, यानी कि पानी पानी का डेंसिटी मान लो 1 है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी 1.1 भी रहा तो वो पानी के नीचे चला जाएगा, और अगर उसका डेंसिटी 0.8 रहा तो वो पानी के ऊपर में रहेगा। सेम सिचुएशन हमारा क्या था, सीप में था कि उसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम था, इसलिए वो ऊपर की ओर रह गया। अब इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक बाल्टी ले लो, बाल्टी में अपना कॉइन को डाल दो और पतला सा एक पिन को डाल दो। तो देखो कि कॉइन का जो डेंसिटी था ना वो पानी का डेंसिटी से ज़्यादा था, इसलिए वो नीचे गिर गया। क्लियर। और जो पिन का डेंसिटी था वो पानी के डेंसिटी से कम था, इसलिए वो ऊपर रह गया। अब डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी यानी कि एक वॉल्यूम में, एक गिवन वॉल्यूम में उसका मास कितना है। लेट्स से कि वॉल्यूम अगर 1 लीटर है तो उसमें उसका मास कितना है, ठीक है, वो डिपेंड करता है उसका डेंसिटी। तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का पानी से ज़्यादा डेंसिटी होगा तो वो क्या होगा, पानी के नीचे आ जाएगा, और अगर पानी से कम उसका डेंसिटी रहेगा तो वो पानी के ऊपर में रहेगा। यही है अपना आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज साहब ने क्या किया था कि वही थे पहला जिन्होंने ये पता किया कि आखिर कोई ऑब्जेक्ट डूबता क्यों है और कोई ऑब्जेक्ट ऊपर में, पानी के ऊपर में तैरता क्यों, जैसे कि सीप है। ठीक है। और इसी के बारे में उन्होंने बोयेंसी के बारे में बताया था। तो आर्किमिडीज साहब ने ये बताया कि जब भी कोई बॉडी पानी में जाता है पूरी तरीके से या आधा भी, किसी भी फ्लूइड में, पानी या गैस में, तो वो एक अपवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, और उसका फोर्स उतना ही होता है जितना कि वेट उस फ्लूइड में गया। देखो जैसे कि मान लो कि ये समुद्र है, यहाँ पे सीप गया, ठीक है, तो सीप का जो वजन था उतना पानी वो इधर इधर कर दिया, यानी कि वो डिस्प्लेस कर दिया। अब पानी जो है बोल रहा है कि भाग यहाँ से, मेरे पास क्यों आया, भाग यहाँ से, क्योंकि पानी को तो डिस्प्लेस कर दिया। तो जो पानी का जो वेट है ना, वो जो अपथ्रस्ट है, मतलब उसको ऊपर ले जाना चाहता है, वो उसको भगाना चाहता है, वो उतना ही होगा, उतना ही बराबर होगा उसका, जितना कि इस सीप ने पानी को भेजा इधर इधर। ठीक है। मतलब वो बोल रहा है कि भाई साहब, वो सीप को बोल रहा है, या अब यहाँ पर अब क्या करूँ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड में आ जाओ, वो बोल रहा है, फ्लूइड्स बोल रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को कि भाई साहब आपने जितना फ्लूइड को इधर उधर किया है ना, हम आपको उतना ही ताकत से ऊपर की ओर खींचेंगे, ऊपर की ओर भेजेंगे। ठीक है। तो बस वही बोलता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन ए फ्लूइड, वो पूरी तरीके से जाए या आधी अधूरा जाए, वो उतना ही अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जितना कि वो फ्लूइड का वेट को डिस्प्लेस कर देगा, यानी इधर उधर कर देगा। ठीक है। तो ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का बहुत सारा एप्लीकेशन है, जैसे कि वो सबमरीन्स में काम आता है, लैक्टोमीटर्स में काम आता है। ठीक है। लैक्टोमीटर में क्या होता है, मिल्क और पानी का जो डेंसिटी है उससे वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है। तो वो यही सब प्रिंसिपल पर वो बेस्ड है। अब हम लोग जानते हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। रिलेटिव यानी कि रिलेटिव से आपका किसी भी चीज़ के बारे में रिलेशन, उसके उस रिलेशन से आपका डेंसिटी निकालना, वही होगा रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है। तो देखो किसी भी डेंसिटी, जैसे वाटर का डेंसिटी ले लेते हैं, वाटर का डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, और गोल्ड का डेंसिटी दिया हुआ है, तब जब हम लोग गोल्ड का डेंसिटी निकालेंगे वाटर का डेंसिटी से, तो उसको बोलेंगे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो यहाँ पर कि गोल्ड का डेंसिटी कितना, भाई साहब 19300 kg पर मीटर क्यूब, और वाटर का कितना है 1000 kg मीटर क्यूब। यानी कि रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो सोने का यानी कि जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस का डेंसिटी यानी 19300, और डेंसिटी ऑफ वाटर यानी 123, तो दो दो खत्म, यानी कि 19.3। ठीक है, 19.3। अब जो 19.3 है ये पानी वाटर से ज़्यादा है कि कम है, वाटर से ज़्यादा है, तो सोना जो है पानी के अंदर डूबेगा कि नहीं डूबेगा, बताओ। आंसर कमेंट में बताना कि सोना जो है पानी के अंदर डूबेगा अच्छी तरीके से या नहीं डूबेगा, और डूबेगा तो क्या वो नीचे ज़मीन पर रहेगा, यानी कि पानी के ज़मीन पर रहेगा, या फिर ऊपर तैरेगा वो, मतलब वहाँ पे फ्लोट करेगा। ठीक है। या पानी या फिर फ्लूइड ले सकते हो आप। अब एग्जांपल के तौर पे एक और दिया जा रहा है कि सिल्वर का रिलेटिव डेंसिटी इतना है, डेंसिटी वाटर इतना है, तो सिल्वर का डेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो देखो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर यहाँ पे दिया हुआ 10.8, बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ कर दिए। अब डेंसिटी ऑफ सिल्वर हमको पता नहीं है तो एक्स ले लेंगे, और डेंसिटी ऑफ वाटर हमको पता है 10 कितना है 10.3 है,
तो x इज इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10.3 इंटू 10⁻³ kg/m³ हो गया। बस यही है चैप्टर हमारा ग्रेविटेशन के बारे में। आई होप कि बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा, कुछ जो बहुत कुछ आपको नहीं भी समझ में आया होगा। जो जो नहीं समझ में आया वो आप कमेंट करो, और जो समझ में आया उसके लिए थैंक यू बोलो, शुक्रिया अदा करो, मेरा नहीं भगवान का, ठीक है, कि आपको मेरे से पाला पड़ा और आपने जो है थोड़ा बहुत समझ लिया, ठीक है। सो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंस हुआ हो तो उसके लिए सॉरी, एंड थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ पूछना या बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।